चलो, निर्वात में आवेश Q1 व Q2 दी दूरी पर रखें, इनके मध्य लगने वाला बल F है। यदि इनके चारों ओर परावैद्युतांक 4 वाला माध्यम भर दिया जाए, अरे इतना फुद्दू क्वेश्चन, मतलब पहले बल था F, किसी भी माध्यम में जो बल होता है वो निर्वात का F बटा एप्सिलॉन आर या K होता है। इसने इसका मान 4 दिया तो नया बल कितना हो गया, F बटा 4। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। मतलब देख लो यार, मेडिकल के अंदर इतने टफ क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। यहाँ से ये तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया यार, हम क्रैक तो कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकल में ऑल्दो बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा होता है, पर फिर भी हमें इतना तो समझ आया कि यार हम क्रैक तो कर सकते हैं, फिजिक्स में अच्छा तो स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। 180 मार्क्स की आती है फिजिक्स, ठीक है। 180 की केमिस्ट्री आती है, 180 की फिजिक्स आती है, 360 की हो गई, और 360 की बायोलॉजी आती है, ठीक है। बायोलॉजी के क्योंकि 2 पेपर होते हैं, तो 720 में से फिजिक्स में हम यार ये तो मान के चल सकते हैं कि कम से कम 150 से ऊपर अपन स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी कोशिश करें, 12th भी अच्छे से पढ़ लें तो 100 से ऊपर स्कोर कर लेंगे 180 में से, ठीक है। बट अच्छा अगर आपको कॉलेज चाहिए तो 720 में से कम 650 के ऊपर नंबर होने चाहिए, 650 के ऊपर नंबर होने चाहिए, जब जाके थोड़ा अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज के आसपास आप थोड़ा सोच सकते हो कि मिलेगा, ठीक है। बाकी तो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, जैसे हमारे राजस्थान में तो 650 प्लस मार्क्स जब आते हैं तब जाके अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, नहीं तो प्राइवेट के धक्के खाने पड़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत करेंगे तो इतनी मुश्किल नहीं है, फिजिक्स निकल जाएगी, ठीक है। बाकी ज्यादा मेहनत तो अपने को बायोलॉजी में करनी पड़ेगी क्योंकि उसके 2 पेपर हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि बायोलॉजी आती है तो अच्छी बात है, जीके की तरह आती है तो ठीक है, नहीं आती तो छोड़ो, ठीक है। फिजिक्स में ऐसा नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। पर हाँ, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए अच्छा है कि ज्यादा सॉल्विंग करने के लिए नहीं आती, मतलब क्वेश्चन या तो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा या तो छोटी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी, ठीक है, बहुत लेंदी नहीं होती। ये पार्ट के लिए इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे होते हैं, जेई वाले, वो नुकसान में रहते हैं। उनकी केमिस्ट्री इजी आती है, फिर इन बायोलॉजी वालों की केमिस्ट्री टफ आती है, तो उनकी मैथ और फिजिक्स का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उनका पार्ट, ठीक है। बट हाँ, मेंस आराम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो ओके, सिमिलर उड़ीसा जेई के अंदर एग्जाम, जेई में आया हुआ है, JIPM-ER में आया हुआ है, DMPT मेडिकल वापस आ गया, बहुत सारे एग्जाम है यार। क्या प्रश्न है, 2 बिंदु आवेश +3 माइक्रोकुलाम +8 माइक्रोकुलाम एक दूसरे को 40 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है भाई, दोनों समान है इसलिए। यदि -5 माइक्रोकुलाम का आवेश प्रत्येक में और जोड़ दें तो इनके मध्य कितना बल होगा। देखो बिल्कुल फुद्दू प्रश्न है, कुछ भी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं सर, लग रहा है प्रश्न टेढ़ा है लेकिन है कुछ भी नहीं। ये 3 माइक्रोकुलाम का आवेश है, ये 8 माइक्रोकुलाम का आवेश है, ठीक है। और बल कितना लग रहा है इन दोनों के बीच में, बल लग रहा है हमारे पास इनके बीच में 40 न्यूटन का, क्योंकि दूरी कम नहीं करी है, कम क्या करा, आवेश। तो हमने पढ़ा है जो बल होता है वो किसके सीधे समानुपाती होता है, Q1 × Q2 के, ठीक है। चलो मैं आपको और इजी तरीके से बता देता हूं। मेरे लिए 40 किसके बराबर है, मेरे लिए 40 बराबर है, K का मान भी नहीं रखना, फिर कह रहा हूं 3 माइक्रोकुलाम और 8 माइक्रोकुलाम के, और दूरी भी मुझे नहीं पता तो मैं तो R² लेके चल देता हूं, बस मुझे इतना पता है, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन में अब इसने बोला दोनों को -5 माइक्रोकुलाम दे दिया, फर्स्ट वाले को -5 माइक्रोकुलाम दे दिया तो +3 में -5 जोड़ दो, +3 में -5 जोड़ दो, माइनस का 2 माइक्रोकुलाम मिल गया। इसको भी 5 दे दिया तुमने, इसको भी 5 दिया तो 5 से हो गया 3 माइक्रोकुलाम, ये प्लस का। तो पहले प्रतिकर्षित कर रहे थे, अब आकर्षित करेंगे, लेकिन ऐसा तो इसने कुछ पूछा नहीं, इसने तो वैल्यू पूछी है, तो हमें अभी बल पता नहीं है। वो बल किसके बराबर है, K। आवेश का मान कितना हो गया, साइन हम लेते नहीं है 2 माइक्रोकुलाम, साइन हम लेते नहीं है 3 माइक्रोकुलाम, और दूरी तो चेंज हमने कभी करी नहीं। ये आ गई इक्वेशन, कुछ भी नहीं करना, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आसान रहेगा। दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ये 40/F कर दो बराबर K ऊपर आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं माइक्रोकुलाम को छोड़ दो, क्योंकि माइक्रोकुलाम से माइक्रोकुलाम कैंसिल हो जाएगा, तो माइक्रो भी नहीं लिख रहा मैं, तो R²/3 में K 3 माइक्रोकुलाम में इसलिए वैल्यू रखी नहीं थी। ऐसे प्रश्नों को हल करने का सिंपल सा ट्रिक होता है, जब MCQs होते हैं तो ये R² से R² कैंसिल, K से K कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 चौक 8 कैंसिल, तो यानी 40/F बराबर किसके को आ गया, 4 के। तो F किसके बराबर आ गया, 40/4 के, यानी 10 न्यूटन। अब एक चीज अच्छे से समझ लेना, बस जो गड़बड़ करोगे प्लस माइनस में करोगे। तो पहले अगर 40 न्यूटन का बल लग रहा था और ये प्रतिकर्षण बल को धनात्मक मान के चल रहा है, तो
तो अब तो आकर्षण हो रहा है, और आकर्षण का बल हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे उत्तर आएगा -10 +10। गलती से मत लगा देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अब इनके बीच में आकर्षण हो रहा है, पहले प्रतिकर्षण हो रहा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं यार आंसर आ गया जल्दीबाजी में लगा दिया +10, हो गया काम, तो फिर तुम्हारा खत्म, वहीं पे गेम खत्म। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो आप साइन लेके चल लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर आप साइन लेके भी चलते हो तो भी कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। पहले प्लस आएगा, बाद में माइनस आएगा, तो आंसर वैसे ही -10 है। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अरे ये तो हलवा है, ये आरपीटी में आया हुआ। आरपीटी राजस्थान का इंजीनियरिंग टेस्ट होता था, पहले कभी हुआ करता था, मैंने भी दिया था अपने टाइम में। ठीक है, तो इसका तो हमें पता ही है क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान 8.85 × 10⁻⁻12। बस मात्रक में गड़बड़ हो गई, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब जल्दी जल्दी में बच्चा बताऊं क्या करेगा, 101% ये करेगा, वो पढ़ेगा भी नहीं आगे सेकंड लिखा है, जबकि सेकंड तो होता ही नहीं है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर देखेगा, जबकि वो के का मात्रक होता है, गड़बड़ करेगा। ठीक है, तो ऐसी गड़बड़ हमें नहीं करनी है, या ये भी नहीं देखना है, ये तो भाई साहब के का मान है, लेकिन मात्रक फिर इसमें उल्टा लिखा है, इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होना चाहिए, इसने उल्टा लिखा हुआ है। तो हर तरफ से उसने फंसाने की कोशिश करी पूरी तरीके से, लेकिन हम तो अच्छे बच्चे हैं, हम तो पढ़ाई करते हैं, इसलिए हम सही मार्क करेंगे। हमारा उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। ठीक है ना, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओहो, ये भी अच्छा प्रश्न है। 3 आवेश ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं। शीर्ष ए पर रखे आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल बीसी की लंबवत दिशा में होगा। अब भाई प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है, इसने ए पर लगने वाला कुल बल नहीं पूछा है, इसने पूछा बीसी के लंबवत इसके ऊपर कितना बल लग रहा है, मतलब इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, इस दिशा में कितना बल लग रहा है, इस लाइन के डायरेक्शन में, क्योंकि बीसी के लंबवत है। ठीक है चुटकियों का क्वेश्चन, एम्स का प्रश्न है और चुटकियों का प्रश्न है। बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत बच्चे जाने की कोशिश करते हैं एम्स में तो। ठीक है, अब भाई देखो समझना, ये ऋणावेश है, ये धनावेश, क्योंकि हमें ए पे निकालना, बस इतना दिमाग में रखो। तो ये जो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो इसके ऊपर डायरेक्शन ऐसे आएगी फोर्स की। किसने लगाया, किस पे लगाया, ए पे लगाया, किसने लगाया, बी ने लगाया, तो एफ ए बी हो गया। ऐसे इस पे देखो, ये भी बल लगा रहा है इसमें। ये दोनों समान आवेश है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो बल की दिशा कुछ ऐसे हो गई, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एफ किसने लगाया, ए के ऊपर लगा, सी ने लगाया। लेकिन प्रश्न ये नहीं कि इसके ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना है, यानी परिणामी बल कितना है, इसने बोला बीसी के लंबवत दिशा में कितना बल लग रहा है। अब यार देखो, मैं इसके लिए सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं, कोई मुश्किल नहीं है। पहले तो ये समझो कि एफ ए बी और एफ ए सी का मान समान होगा, एफ ए बी और एफ ए सी का मान समान होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो क्यू 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 क्यू, दूरी भी ए, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फॉर्मूला आ गया, सीधा सीधा, कुछ भी नहीं। के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर लगाया मैंने, कुछ गलत नहीं लगाया, सिंपल सिंपल लगाया। ठीक है, तो बच्चों ये बात समझो आप कि दोनों का मान समान है, और इसके लिए अभी के लिए मैं इन दोनों को एफ मान लेता हूं। मैंने मान लिया कि इन दोनों का मान, अभी के लिए मैंने क्या बोल दिया, इन दोनों को एफ मान लिया अभी। तो डायग्राम मेरा कुछ इस तरीके का बन रहा है कि ए है, ए पर रखा आवेश है, इस पर एक बल यहां लग रहा है और एक बल इसके ऊपर यहां लग रहा है। ये हमारे पास एफ ए सी है, जिसको अपन ने एफ ही बोल दिया है, तो इसको हटा देते हैं फिर, है ना, इसको एफ ही बोल देते हैं क्योंकि हमने एफ ही बोल दिया इसको, है ना, तो इसको एफ बोल देते हैं, इसको भी एफ बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है ये हो गई इसकी क्षैतिज रेखा। अब इसके करने अपने को टुकड़े। भाई देखो, थोड़ा एंगल के बारे में सोचते हैं। ये है 60 डिग्री का, आई होप सबको पता है समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ग्रीन कलर लेते हैं बच्चों। ये पूरा कोण होगा 120 डिग्री का। ठीक है, तो आधा हो गया 60 डिग्री का, समझना इस बात को। तो ये कोण हो गया 60 डिग्री का, ये कोण भी हो गया 60 डिग्री का। अब मुझे क्या करना है, मुझे बीसी के इस बीसी के लंबवत दिशा में चाहिए, इस दिशा में चाहिए, तो मैं इसके टुकड़े कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसके दिशा में मुझे रिजल्टेंट चाहिए, है ना। तो देखो, मैंने जब ऊपर वाले के टुकड़े करे, इस वाले के टुकड़े करे, तो यहां पे इसका टुकड़ा आ गया एक, और एक इसका। ऊपर वाले के बारे में बात कर रहा हूं, ये हो गया एफ कॉस थीटा, यानी एफ कॉस 60 डिग्री, और ये हो गया हमारे पास एफ साइन 60 डिग्री। ऐसे देखो, इसके टुकड़े करे तो तुम्हें पता एक टुकड़ा यहां आएगा, कलर चेंज कर लेता हूं,
ग्रीन ले लेते हैं। एक टुकड़ा यहाँ आएगा और एक टुकड़ा यहाँ आएगा। इस टुकड़े की वैल्यू है एफ कॉस 60 डिग्री और इस टुकड़े की वैल्यू है एफ साइन 60 डिग्री। यानी इससे ही बात तो समझ आ गई कि रिजल्टेंट इस दिशा में आ रहा है, परिणामी इस दिशा में आ रहा है और वो दिख भी रहा है, और इन दोनों ने एक दूसरे को खा लिया क्योंकि दोनों बराबर है। जब दोनों चीजें एक दूसरे को खा गई तो बीसी की दिशा, बीसी के लंबवत दिशा में जो बल है वो कितना अनुभव करेगा? ये शून्य, कोई बल अनुभव नहीं करेगा। बल किस दिशा में अनुभव करेगा? इस दिशा में। तो अगर परिणामी बल पूछ रहा होता तो बात अलग है, लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि बीसी के लंबवत दिशा में कितना बल लग रहा है, तो उस केस में दोनों एक दूसरे को खा गए, कुल बल हो गया 0, कुल बल हो गया उसके ऊपर 0। ठीक है, मैं वापस बता देता हूं, दो बल लिए, फिर उसके कड़े टुकड़े, क्योंकि जैसे ये वेक्टर होता है, आप सबको पता है वेक्टर के अपन कैसे टुकड़े करते थे। जैसे ये कौन है, एक इस डायरेक्शन में, ये हमारे पास हमेशा होता था, एक गड़बड़ लिख दिया मैंने, साइन की जगह कॉस लिख दिया, कॉस की जगह साइन। चलो पता है, पड़ गया मेरे को अभी अभी प्रॉब्लम, अच्छा है, चलो हाँ मिस्टेक मिल गई। यहाँ पे कॉस आएगा, फिर मेरे को बच्चे बोलते हैं सर आपने गड़बड़ कर दी। अच्छा ये कॉस आएगा बच्चों और ये साइन आएगा ना, जो लंबवत आला होता है वो साइन होगा। ठीक है, तो ये होता है मेरे पास एफ कॉस थीटा और ये होता है मेरे पास एफ साइन थीटा। जो थीटा के साथ होता है हमेशा वो कॉस होता है, तो ये ना देखो थीटा के साथ। ठीक है, तो ये हो गया कॉस वाला और ये वाला हो गया साइन। तो साइन साइन के कंपोनेंट एक दूसरे को खा गए, इसलिए बीसी के लंबवत दिशा में उस पर कोई भी बल नहीं लग रहा है। आई होप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो अब चलते हैं बच्चों आगे के प्रश्न की तरफ। ओहो, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत। इसको तो याद रख लो, सीधा सीधा प्रश्न है, तो कुछ भी नहीं है। ओहो, ये भी AIEEE का प्रश्न है, अच्छे लेवल के होते हैं AIEEE के प्रश्न। समान त्रिज्या के दो गोलाकार चालकों B व C पर आवेश की मात्रा समान है। उन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल F है। प्रतिकर्षण बल मतलब बल भी समान, आवेश भी समान है और नेचर भी उनका सेम है। उतनी ही त्रिज्या वाले एक अन्य अनावेशित चालक का संपर्क पहले B से कराते हैं, फिर C से कराते हैं, उन्हें हटा देते हैं, तो B व C के बीच में कितना बल लगेगा? सेम NCERT में एक एग्जाम्पल है। चलो बहुत आसान होता है इस तरीके का प्रश्न। मान लो ये B है और ये C है, ठीक है, तो मान लो इस पे भी आवेश है, मान लो इस पे Q आवेश है, उस पे भी Q आवेश है, ठीक है। तो अभी इनके बीच में बल कितना लग रहा है? बल लग रहा है KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। मान लो दोनों के बीच की दूरी R है। भाई जब तुम तीसरे अनावेशित गोले को पहले के संपर्क में लेकर आए, ध्यान से सुनना, ये तीसरा अनावेशित है, कोई आवेश नहीं, इसको A बोल देते हैं, ये अनावेशित है। तो जब इस अनावेशित गोले को पहले तुम B के संपर्क में लेकर आए हो, तो तुम्हें पता है क्योंकि चालन की वजह से, मतलब कंडक्शन की वजह से चार्जेस का आवेशों का पुनर्वितरण होगा, दोनों में बराबर बराबर आवेश आएंगे। इस बेचारे के पास तो कभी कोई आवेश था ही नहीं, तो इस पे आवेश थे Q। देखो सिंपल सी टेक्निक होती है, जो भी आवेश हो उन दोनों को ऐड करके आधा कर दो। इस पे आवेश कितना है Q, इस पे कितना है 0 बटा 2, तो आंसर कितना है Q बटा 2। तो इस पे भी Q आवेश Q बटा 2 आवेश आ जाएगा, इस पे भी Q बटा 2। तो A पे कितना आवेश आ गया? Q बटा 2, और B पे भी कितना आवेश आ गया? Q बटा 2। अब इस A वाले को अपन किसके संपर्क में लेकर आए? C के संपर्क में लेकर आए। तो A के पास कितना आवेश है ऑलरेडी? Q बटा 2। इस पे कितना आवेश है ऑलरेडी? Q। दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ठीक है ना, दोनों को जोड़ा Q प्लस Q बटा 2 बटा 2, तो आ गया 3Q बटा 2, एक और आधा 1.5 बटा 2, तो आ गया हमारे पास 3Q बटा 2। यानी आपके A पे भी 3Q बटा 2 आवेश आ गया और आपके C पे भी 3Q बटा 4 आवेश आ गया, ठीक है। कुल मिला के हमें तो B और C के बीच में बल चाहिए था, तो B पे अब कितना आवेश है? Q बटा 2, और C पे कितना आवेश है? 3Q बटा 4, ठीक है। तो इनके बीच में नया बल कितना लगेगा? K, आवेश कितना है? Q बटा 2, उस पर आवेश कितना है? 3Q बटा 4, और कितनी दूरी है? R स्क्वायर। नए बल को बोलते थे F डैश, तो K Q स्क्वायर बटा 3 बटा 8 और R स्क्वायर। तो साफ साफ दिख रहा है ये जो नया बल होगा वो पुराने बल का कितना हो गया? 3 बटा 8 गुना हो गया, ठीक है। ऑप्शन ढूंढो, 3 बटा 8 हीरा, सिंपल प्रश्न। ऐसे प्रश्न के लिए हम हमेशा कुछ भी नहीं करते, जो उस वस्तु पर आवेश ऑलरेडी है उसको या नहीं है, और हमारे वाले गोले को जोड़ दो और आधा कर दो। अब जैसे Q बटा 2 आवेश आ गया था इस पे A वाले पे,
फिर हमने क्या करा, फिर q बटा 2 और q को जोड़ा, उसका आधा कर दिया, तो दोनों पे 3/4 आवेश आ गया। अब इस पे 3/4 आवेश रह गया, इस पे q बटा 2 आवेश रह गया, b पे q बटा 2 रह गया और c पे 3q बटा 4 आवेश रह गया। फिर वही बल निकाला अपन ने, सिंपल उसी टेक्निक से, ठीक है ना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, और AI-EEE का क्वेश्चन है, तो आराम से आप क्रैक भी कर सकते हो, ठीक है। एम्स का AI-EEE इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, एक तरीके का मेंस का लेवल मान सकते हो। ये आज जो हमारे यहाँ पे जेई मेंस होता है उसका लेवल होता है, और IIT के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एडवांस का लेवल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, ओहो ये क्या है, मतलब IIT, CBSE, PMT, बिहार MEE मतलब इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, CPMT, MP, PMT, अरे कितने एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। दो समान आवेश Q परस्पर कुछ दूरी पर है, इनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर Q आवेश रखा गया। तो पहले लिख देते भाई, दो आवेश हैं, ये बोला ना दो समान आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, कितने दूरी पर है पता नहीं, मान लेते हैं कितनी दूरी पर है, मान लेते हैं R दूरी पर है, दोनों के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल केंद्र पे, यहां पे Q आवेश रखा हुआ है, ठीक है। कितना आवेश है, Q आवेश रखा हुआ है। अब इसने क्या बोला, तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा। संतुलन का मतलब बच्चों ये होता है सभी पर लगने वाला बल समान हो, यही होता है हमारे निकाय के संतुलन का मतलब, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलो स्मॉल q के ऊपर बल के बारे में बात करते हैं। तो देखो स्मॉल q जो है वो धनावेशित भी हो सकता है और वो ऋणावेशित भी हो सकता है। तो अगर स्मॉल q मान लो, अभी के लिए मान लो कि धनावेशित है, तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, यानी ये इसके ऊपर बल लगाएगा, ये वाला जो आवेश है जिसको अपन मान लो Q1 बोल देते हैं और उसको Q2 बोल देते हैं, तो ये इसके ऊपर प्रतिकर्षित करके इधर बल लगाएगा और ये इसके ऊपर इधर बल लगाएगा, ठीक है। और ये इसको प्रतिकर्षित करने के लिए वापस इस पे ऐसे बल लगाएगा और ये इसके ऊपर ऐसे बल लगाएगा, कैंसिल तो हो गया। मतलब Q जो है ना वो, अब अगर मान लो Q जो है धनात्मक की जगह ऋणात्मक होता, मान लो Q धनात्मक की जगह ऋणात्मक होता, तो बल इस तरीके से आ रहे होते उसके ऊपर, तो भी बल कैंसिल हो जाते। सो बेसिकली अभी हम इससे ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि Q की वैल्यू क्या होगी, मतलब हमें Q के ऊपर लगने वाला बल नहीं देखना पड़ेगा, मुझे किसी और पे लगने वाला बल निकालना पड़ेगा। चलो हटाते हैं सबको, मुझे किसी और पे लगने वाला बल देखना पड़ेगा, स्मॉल q पे देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो हम Q1 के ऊपर लगने वाला बल देख लेते हैं, चलो ठीक है। अब देखो Q1 पे इस डायग्राम को वापस बना रहा हूं मैं, ये हमारे पास हो गया Q, ये हो गया Q, इसको अपन ने Q1 नाम दिया है, इसको हमने Q2 नाम दिया है, और ये हमारा Q है बीच में, स्मॉल q। इस पे लगने वाला बल देख रहा हूँ Q1 पे। अब देखो अगर ये धनात्मक है, मान लो अभी 2 मिनट के लिए मान लो ये धनात्मक है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, समझ रहे हो ना, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये प्रतिकर्षित कर दिया, मतलब एरो की डायरेक्शन ऐसे और ऐसे होनी चाहिए। ये दोनों तो वैसे ही समान है, सजाती हैं, प्रतिकर्षित करेंगे, वापस एरो की डायरेक्शन ऐसे हो गई, पर भाई साहब हो गई गड़बड़, इस पे तो लगने वाला कुल बल 0 होना चाहिए था, तो इसके ऊपर लगने वाला कुल बल 0 कब होगा, जब एरो की डायरेक्शन विपरीत आ जाए। अब हम इस एरो की डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर सकते, जो Q2 इस पे बल लगा रहा है ये तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे, मतलब एरो की डायरेक्शन तो बाहर ही आएगी Q2 की वजह से। तो इस स्मॉल q की वजह से जो एरो की डायरेक्शन है वो अंदर आनी चाहिए, अंदर आगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन अंदर तभी आ पाएगी जब ये एक दूसरे को आकर्षित करें, और आकर्षित करने के लिए q का नेगेटिव होना जरूरी है। अगर q नेगेटिव नहीं हुआ तो उस केस में ये इसके ऊपर लगने वाला बल 0 नहीं हो सकता, ठीक है। निकाय का संतुलन का मतलब सभी पे बल, सभी पर बल 0 हो, तो मतलब आवेश Q जो है नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव देख लो, ये दोनों गलत हो गए क्योंकि आवेश पे नेगेटिव साइन होना चाहिए, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन में यही होता है, अगर समान आवेश है ना तो बीच वाला आवेश हमेशा विपरीत प्रकृति का होगा, अगर ये दोनों विपरीत प्रकृति के है ना तो बीच वाला आवेश हमेशा मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है उस केस में, ठीक है। तो उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। तो इस पे लगने वाला कुल बल 0 होना चाहिए, तो देखो कैसे कुल बल निकालूंगा। इसने इसके ऊपर कितना बल लगाया, Q बटा, देखो दूरी कितनी है R, Q बटा R², और क्योंकि मैं कह रहा हूं कुल बल 0 होना चाहिए तो ये ग्रीन वाला तो इतना आ गया, और ये ब्लू वाला कितना आएगा, Q बटा दूरी कितनी है R बटा 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दूरी आधी है। तो ग्रीन वाले का Q बटा R²
और इस ब्लू वाले का स्मॉल क्यू का के क्यू क्यू बटा आर बाई टू का स्क्वायर, दोनों को बराबर रख दो, बस सिंपल सी टेक्निक। ठीक है, ये के से के कट गया, ए क्यू से क्यू कट गया, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है क्यू बटा आर स्क्वायर, यह आ रहा है क्यू बटा आर स्क्वायर बटा 4, ये 4 ऊपर चला गया, क्यू बटा आर स्क्वायर बराबर 4 क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो भाई हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, मुझे तो स्मॉल क्यू की वैल्यू चाहिए थी, कितनी आ रही है यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉल क्यू की वैल्यू आ रही है क्यू बटा 4। मैंने आपको बोला था ऋणात्मक होना चाहिए, आंसर है 1/4 गुना। ठीक है, तो कभी भी निकाय के संतुलन वाला प्रश्न हमारे पास आ जाए, सभी पर लगने वाला बल 0 होता है, और कोशिश करो बीच वाला आवेश कभी मत लेना, उस पे बल कभी मत निकालना, बल हमेशा साइड वाले पे निकालना। ठीक है, किसी भी एक साइड पे, और अगर ये दोनों समान है ना तो ये बात समझ लेना, बीच वाला हमेशा नेगेटिव ही होना चाहिए, विपरीत प्रकृति का। मान लो ये दोनों नेगेटिव दे रखे होते तो बीच वाला हमेशा पॉजिटिव होता, ये दोनों पॉजिटिव दे रखे तो बीच वाला हमेशा नेगेटिव ही होगा, ये बात तो श्योर है, बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, तो इसलिए हमने सीधा सीधा बोल दिया माइनस का क्यू बटा 4। ठीक है, आई होप बच्चों ये प्रश्न सबको समझ आए होंगे। देख लेता हूं मैंने कोई और क्वेश्चन ऐड करा है क्या। ठीक है, नहीं, इस क्लास के लिए अपन ने इतने ही क्वेश्चन ऐड करे, बचे हुए क्वेश्चन अपन लेसन नंबर 2 में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और क्वेश्चन करते रहिए, कोई भी परेशानी आए आपने डाउट सॉल्व ग्रुप में भेज सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को देखने के धन्यवाद, बाय।